क्लास में बात करेंगे हम लोग फुल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। और इसके अंतर्गत सबसे पहला हम लोग डिस्कस करेंगे नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म, जो है जिसको हम लोग मार्जिनलिस्ट थ्योरी ऑफ फर्म भी बोलते हैं, उसका क्या क्या ड्रॉबैक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी की, जब जहाँ पर हमारा नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म रियल नेचर को, मार्केट के रियल नेचर को या ओलिगोपोली मार्केट का रियल नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि कैसे प्राइस और आउटपुट डिटरमाइन हो, है ना। तो उस केस में सबसे पहला थ्योरी जो दिया जाता है वो एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी, कि एवरेज कॉस्ट के आधार पे प्राइस को डिटरमाइन किया जाता है, ना कि बाजार की स्थिति के आधार पे। उसी में सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसमें हॉल एंड हिच का, उसके बाद एंड्रयू वर्सन, और लास्ट में हम लोग देखेंगे डिमांड एंड कॉस्ट शेड्यूल मेथड। ठीक है, तो ये सारे मेथड का है ना एक ही मोटिव है, गोल है ना। गोल वो क्या है? प्राइस डिटर्मिनेशन करना, प्राइस डिटर्मिनेशन कि ओलिगोपोली में किस तरह से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा मार्जिनल लॉ लागू नहीं होता है, फर्म इक्विलिब्रियम मार्जिनल लॉ लागू नहीं होता है। तो पहला जो एडवांस मेथड है हम लोग का वो एवरेज कॉस्ट प्राइस थ्योरी है। उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे लिमिट प्राइस थ्योरी, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म, मैनेजरियल थ्योरी ऑफ फर्म। तो आज हम लोग बेसिकली इसी में कॉन्सेंट्रेट करेंगे, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। तो फर्स्ट हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म। की जो नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म है ना, जिसको हम लोग मार्जिनलिस्ट कहते हैं, बेसिकली नियो क्लासिकल थ्योरी ऑफ फर्म जो है वो बेस है किस पे? मार्जिनल पे। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है, तो ये चीज बात करता है कौन? बेस जो होता है नियो क्लासिकल का, वो बेस ये मार्जिनल लॉ ही होता है। तो सबसे पहला जब नया इकोनॉमिस्ट लोग जब आए और जब इसको एम्पिरिकली एग्जामिन किया गया, तो ये मार्जिनल लॉ हमारा लागू नहीं होता है, जिसमें से सबसे पहला जो रिपोर्ट पब्लिश करने वाले थे हॉल एंड हिच। ठीक है, कि बोलता है प्राइस डिटर्मिनेशन हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे नहीं होता है, बल्कि इसका और अलग कारण होता है। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म होता है क्लासिकल का, वो होता है फर्म को लेकर इसलिए कि नियो क्लासिकल मानते हैं कि फर्म और इंटरप्रेन्योर दोनों एक ही होता है, या फिर इंटरप्रेन्योर या फिर प्रोड्यूसर और इंटरप्रेन्योर एक ही होता है, जबकि एक नहीं बल्कि मल्टीपल हो सकता है ना, मोर देन वन हो सकता है। जैसे कि अभी शेयर अगर मार्केट में छोड़ता है तो क्या होता है, वहां पर एक मालिक नहीं होता है, बल्कि बहुत सारा ऑनर होते हैं। दूसरा जो था वो मार्जिनल, जैसे कि अगर नियो क्लासिकल देखते हैं तो हर जगह पर इक्विलिब्रियम कहाँ पर होगा? जहाँ पर MR=MC होगा। लेकिन मार्जिनल का मतलब क्या है? एडिशनल, या फिर उसको हम प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर उसको हम सेल कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन में हम एक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कोई एक यूनिट का उत्पादन नहीं करता है,
बल्कि बल्क में करता है। ठीक है, बल्क में करता है। जैसे कि 1000 यूनिट एक बार में उत्पादन हो रहा है, 2000 हो रहा है, 3000 हो रहा है। यहाँ पर एकक एकक करके नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमारा क्लियरिफाई नहीं होता है, ना ही मार्जिनल रेवेन्यू और ना ही मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट जो है वो प्राइस स्टिकी। जैसे कि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग देखते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में देखते हैं कि डिमांड कर्व हमारा हॉरिजेंटल होता है। इम्परफेक्ट में देखते हैं कि ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना। लेकिन वास्तव में हमारा क्या होता है, प्राइस स्टिकी होता है, कि प्राइस जो होता है वो करीब करीब कांस्टेंट होता है, वेरी नहीं करता है। वेरी सिर्फ हमारा आउटपुट कर सकता है ना। तो यहाँ पर नियो क्लासिकल में ये किंग डिमांड को लेकर काम नहीं करते हैं। हाँ, चैम्बरलिन इसका रिएक्शन का बात करते हैं, चैम्बरलिन, लेकिन उन्होंने भी एक्सेस कैपेसिटी के कारण इनका भी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया जाता है, कि ये भी मानते हैं कि एक्सेस कैपेसिटी होता है, ये रिजर्व कैपेसिटी का बात नहीं करते हैं, रिजर्व कैपेसिटी का। नेक्स्ट जो है गोल ऑफ फर्म। गोल ऑफ फर्म, तो नियो क्लासिकल मॉडल में हम लोग क्या देखते हैं, चाहे परफेक्ट कंपटीशन हो या फिर मोनोपोली हो, सभी जगह पर फर्म का मेन गोल क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मतलब सिंगल गोल होता है, सिंगल गोल। लेकिन प्रैक्टिकल में क्या होता है, सिंगल गोल नहीं होता है, बल्कि पहला तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता है, लेकिन इसको सरवाइव करना भी एक गोल होता है, कि लॉन्ग टर्म तक हम कैसे सरवाइव करें। दूसरा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन एक इसका होगा प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी, ठीक है, कि हमारा प्लांट को इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, घटाना है। नेक्स्ट अपना गुडविल को बचाए रखना भी होता है, गुडविल, ताकि इसको आसानी से बैंक से लोन मिल जाए और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ रिलेशन अच्छा हो। नेक्स्ट कस्टमर के साथ भी रिलेशन अच्छा होना चाहिए, कस्टमर, सप्लायर, शेयर होल्डर और मैनेजर का यूटिलिटी भी, मैनेजर यूटिलिटीज। तो बहुत सारे गोल होते हैं, है ना। यहाँ पर एक गोल नहीं होता है फर्म का, बहुत सारा गोल होता है एक पार्टिकुलर फर्म का। नेक्स्ट जो है कि मान के चलते हैं कि एंट्री फ्री एग्जिट होता है, फ्री एंट्री फ्री एग्जिट, जबकि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या होता है, एंट्री बैरियर होता है, एंट्री बैरियर पाया जाता है। हाँ, परफेक्टली नहीं होता है, लेकिन हर कोई एंट्री को, न्यू फर्म की एंट्री को अवॉइड करना चाहता है, अवॉइडिंग न्यू फर्म एंट्रिंग, ठीक है। और अगर हम मोनोपोली का बात कर रहे हैं, तो मोनोपोली में क्या होता है कि हाई प्राइस चार्ज करता है, हाई प्राइस। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल में अगर कोई हाई प्राइस चार्ज करेगा, तो वहां पर हाई प्राइस पे न्यू फर्म का एंट्री आसान हो जाता है, क्योंकि इनिशियल फर्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई होता है, तो प्राइस भी हाई होता है। तो एग्जिस्टिंग फर्म अगर प्राइस को हाई रखेगा, तो ये आसानी से मार्केट में एंट्री कर लेगा। इसलिए जो एग्जिस्टिंग फर्म है उसको ये भी देखना पड़ता है कि हम हाई प्राइस ले तो कितना ले, और लेने के बाद, है ना, ताकि हमारा नया फर्म एंट्री ना कर सके। इसके बाद है कि फर्म, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फर्म जो है वो लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की सोचता है, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। शॉर्ट रन नहीं, शॉर्ट रन में वो नुकसान भी सह लेता है, लेकिन मेन मोटिव होता है
लॉन्ग रन में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना और कंपटीशन को फॉलो करना। कंपटीशन, ठीक है। अब कंपटीशन को फॉलो करने का मतलब होता है कि अदर फर्म क्या रिएक्ट करेगा उसके आधार पे अपने आप को फिट करना होता है, और या फिर अपने आप को तैयार करना होता है कि किसी भी सिचुएशन में हम अपनी पॉलिसी किस तरह से चेंज करें, या फिर हम compete कर सके मार्केट में, हम अपने ओपोनेंट के साथ हम अच्छी तरह से खड़ा हो अपने। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिसके आधार पे इन लोग को क्रिटिसाइज किया जाता है ना। और बेसिकली आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका प्राइस को लेकर, प्राइस डिटर्मिनेशन। ठीक है, प्राइस डिटर्मिनेशन में क्या है कि पहले हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस को देखते थे कि प्राइस कहां पर डिटर्मिनेशन होता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इक्विलिब्रियम कहां पर होता था, एम आर इक्वल टू एम सी। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में एम आर मार्जिनल को तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, तो मार्जिनल को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं तो फर्म अपना प्राइस कैसे डिटरमाइन करता है कि कितना फर्म होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो थ्योरी आता है वो आता है हॉल एंड हिच का, हॉल एंड हिच। इन्होंने अपनी बुक प्राइस थ्योरी एंड बिजनेस बिहेवियर 1939 में पब्लिश हुआ था। उसमें इन्होंने बताया कि मार्जिनल रूल जो होता है वो लागू नहीं होता है ना। मार्जिनल रूल इज नॉट अप्लाइड इन रियल ओलिगोपोलिस्ट, कि यहाँ पर मार्जिनल रूल लागू नहीं होता है, मतलब कि इसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हैं, तो हम इसके आधार पे प्राइस को हम डिटरमाइन कैसे करेंगे। और प्रैक्टिकल में हमारा एक ही तरह का ज़्यादा मार्केट में पाया जाता है, वो होता है ओलिगोपोली। ना तो मोनोपोली हमारा सही तरीका से एग्जिस्ट करता है, ना ही परफेक्ट कंपटीशन, और ना ही मोनोपोलिस्टिक। हमारा सिर्फ एक ही नेचर पाया जाता है, ओलिगोपोलिस्टिक नेचर। तो मार्केट का स्ट्रक्चर यहाँ पर क्या होता है, ओलिगोपोली नेचर। और जो ये इम्परफेक्ट मार्केट का पार्ट होता है, इम्परफेक्ट मार्केट। ठीक है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी हमारा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में हमारा परफेक्ट नॉलेज नहीं होता है। नॉलेज ना तो बायर के पास होता है और ना ही सेलर के पास होता है। हॉल एंड हिच ने इस थ्योरी को अपने थ्योरी जो एवरेज कॉस्ट प्राइस थ्योरी इसको एम्पिरिकली एग्जामिन किए थे डेटा के द्वारा। तो डेटा इन्होंने लिया था लार्ज फर्म का, मिडिल और स्मॉल फर्म का, और उसके आधार पे अपना कंक्लूजन इन्होंने दिया था। तो इनका स्टडी को हम अगर हम समरी करेंगे तो समरी में हम पाएंगे कि सबसे पहला बोलते हैं कि फर्म कभी भी ऑटोमेटिकली काम नहीं करता है। द फर्म डू नॉट ऑटोमेटिकली वर्क। जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई बराबर हो जाएगा तो हमारा प्राइस डिटर्मिनेशन हो जाएगा, या फिर एम आर इक्वल टू एम सी हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारा प्राइस और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो जाता है। तो इस तरह से ऑटोमेटिक काम नहीं करता है। फर्म मार्केट में हमेशा कॉन्शियस होते हैं। कॉन्शियस करने का मतलब कि मार्केट के हर एक्टिविटीज पे इनका नज़र होता है।
है ना, ऑल एक्टिविटीज पे, कि फर्म क्या कर रहा है, दूसरा फर्म क्या कर रहा है, मार्केट का कंडीशन क्या है, किस तरह का कंज्यूमर का नेचर हो रहा है, अगला राइवल फर्म क्या कर रहा है, वो कितना एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, किस तरह का स्ट्रेटजी अपना रहा है। तो ये सारे चीज के बारे में हर फर्म को मालूम होता है और मालूम करने की कोशिश किया जाता है। मार्केट में हमेशा ओलिगोपोली नेचर होता है, ओलिगोपोली नेचर, और फर्म अपना डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेता है, इंडिपेंडेंटली। हाँ, इंटरडिपेंडेंस होता है लेकिन डिसीजन जो है वो इंडिपेंडेंटली लेता है। मार्केट अनसर्टनिटी होता है, अनसर्टेन मार्केट, जबकि अगर परफेक्ट कंपटीशन का बात करें तो वहां सर्टन मार्केट होता है, कोई लॉस गेन नहीं। नेक्स्ट इन्होंने पाया कि एम आर इक्वल टू एम सी ये नहीं पाया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए ये कंडीशन रिलेवेंट नहीं है, नॉट रिलेवेंट। और फर्म का गोल जो होता है वो लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। फर्म का गोल क्या होता है? लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। नेक्स्ट इन्होंने पाया कि फर्म सेट जो करता है प्राइस, है ना, फर्म सेट ए प्राइस, फर्म सेट ए प्राइस to cover the average variable cost and average fixed cost as well as नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन यही था कि कोई भी फर्म अपना प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करता है। तो प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करता है? अपना कॉस्ट कवर के आधार से, कि हम उसको अगर हम सेल करते हैं तो हमारा कॉस्ट कवर हो जाए। यहाँ पर कोई मार्जिनल और ये एम आर इक्वल टू एम सी होना चाहिए, ये रूल लागू नहीं होता है। तो कॉस्ट कवर करने का बात हो गया, मतलब कि एवरेज कॉस्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितना पड़ता है। तो इसी चलते इन्होंने बताया कि प्राइस जो डिटर्मिनेशन होता है वो किसके आधार पर होता है? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, प्लस एएफसी प्लस प्रॉफिट मार्जिन, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सबसे पहला वो जो वेरिएबल कॉस्ट है वो कवर हो जाना चाहिए, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, और जो उसका फिक्स कॉस्ट है उसका भी एवरेज यहां पर कवर हो जाना चाहिए। और प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम लोग कहते हैं, कि फर्म को इतना नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, या इसी को हम लोग मार्कअप भी कहते हैं, मार्कअप रूल, कि अगर फर्म नॉर्मल प्रॉफिट को बढ़ाएगा तो प्राइस भी बढ़ेगा। जबकि यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट आमतौर पे फिक्स ही होता है, क्योंकि ये जस्ट लाइक ए हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है कि पहले एक बार ले लिए और अब दोबारा उसको लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट भी शॉर्ट रन में हमारा कॉस्ट होता है, फिक्स होता है। ठीक है, तो कॉस्ट के आधार पे ये दोनों जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के आधार पे, ये दोनों कॉस्ट डिटरमाइन होता है। लेकिन मार्कअप जो होता है या फिर नॉर्मल प्रॉफिट मार्जिन जो डिटरमाइन होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑफ फर्म के आधार पर वो कितना प्रॉफिट अर्न करना चाहता है। और प्राइस जो होता है वो क्या होता है? स्टिकी, जो इन्होंने किंग डिमांड फंक्शन को चुना है या फिर उसी को फॉलो किया है। जो भी मॉडर्न मार्केट थ्योरी होगा
वो सारे किंग डिमांड को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस हमारा कांस्टेंट होता है, स्टिकी होता है, प्राइस हमारा चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मेन इनका हॉल एंड हीच का थ्योरी यही था कि प्राइस जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है कॉस्ट के आधार पे, एबीसी प्लस एएफसी प्लस नॉर्मल प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट मार्जिन। दूसरा जो मेथड है प्राइस डिटर्मिनेशन का वो मार्कअप रूल, मार्कअप रूल, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एंड्रयू वर्सन, एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी। और ये हॉल एंड हीच थ्योरी का एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन है ना। और ये दिए कौन थे, एंड्रयू, ANDREW, एंड्रयू, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्कअप रूल। देखिए हॉल एंड हीच ने सीधा बोल दिया था कि P इक्वल टू क्या होगा, ABC प्लस AFC प्लस प्रॉफिट मार्जिन, मार्जिन। लेकिन यहाँ पर AFC के साथ सबसे बड़ा सवाल उठता है कि एक बार अगर हम 200 करोड़ रुपया का, अगर 200 करोड़ का फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, वो प्राइस में ऐड नहीं करेगा। अगर प्राइस में ऐड करेगा तो उसका प्राइस हाई हो जाएगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल का एज या फिर उसका टाइम ड्यूरेशन 1 साल का नहीं होता है, बल्कि 50 साल 60 साल होता है। तो इस केस में क्या होगा कि उसको जितना उसका टाइम है, एक फिक्स कैपिटल का जितना टाइम है उतना टाइम तक, जैसे 10 साल का अगर उसका एज है, टाइम है कि 10 साल तक इसका चलेगा, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट, ये मशीन का एवरेज फिक्स कॉस्ट या फिर फिक्स कॉस्ट 10 साल तक उससे वसूल किया जाता है। तो इसी के चलते हमारा AFC जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है उसमें फिक्स कॉस्ट को ऐड नहीं किया जाता है ना। तो बेसिकली प्रेजेंट जो प्राइस डिटर्मिनेशन होता है वो ABC प्लस प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन के आधार पे होता है। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं P इक्वल टू ABC प्लस GP और GPM इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू क्या होता है, AFC प्लस NPM, है ना। तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल का भी रिकवर किया जाता है, लेकिन उसका कुछ मात्रा यहाँ पर लिया जाता है। तो इसी के चलते इसको हम लोग P इक्वल टू ABC प्लस GPM कहते हैं, है ना। भी सेम चीज माना है कि प्राइस स्टिकी होता है, स्टिकी होता है। एक्चुअल प्राइस सेटिंग जो होता है, एक्चुअल प्राइस सेटिंग वो होता है, ये भी देखा जाता है यहाँ पर कि पोटेंशियल एंट्री, पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू फर्म। ठीक है, इसी चलते ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं रखेगा। अगर ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन रखेगा तो नया फर्म का एंट्री आसानी हो जाता है। और मार्केट में यहाँ पर जब प्राइस स्टिकी होता है तो एक्चुअल कंपटीशन जो होता है वो दो तरह से होता है। एक्चुअल कंपटीशन, पहला को हम लोग बोलते हैं टैसिट कोलिशन, टैसिट कोलिशन, और दूसरा प्राइस लीडरशिप नेचर, लीडरशिप।
टैसिक कोरिलेशन का मतलब कि अपने आप सब खुद ही डिसाइड करेगा, सेल्फ सेल्फ डिसीजन कि हमको प्राइस कितना रखना है, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाना है। और प्राइस लीडरशिप में कि किसी दूसरे फर्म का, जो लार्ज फर्म है या इफिशिएंट फर्म है, उसकी पॉलिसी को फॉलो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस तो चेंज होता है, लेकिन प्राइस में भी चेंज हो सकता है, प्राइस में भी चेंज। इसका दो कारण हो सकता है। पहला, अगर पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू फर्म, अगर यहाँ पर देखा जाए कि नया फर्म आ रहा है तो जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो अपना प्राइस को क्या करता है, कम कर लेता है। दूसरा, इकोनॉमिक कंडीशन, अगर बूमिंग में है तो ये प्राइस को हाई कर देगा, और जब डिप्रेशन में रहेगा तो ये प्राइस को लो कर देगा। तो प्राइस में चेंज होगा, इसका दो कारण होता है, या तो पोटेंशियल एंट्री ऑफ न्यू फर्म कि नया फर्म का एंट्री करने का पॉसिबिलिटी कितना है, अगर हाई होगा तो लो रखेगा और लो रहेगा तो हाई रखेगा। और नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक कंडीशन। वर्ल्ड में हम लोग देखते हैं कि फर्मों को या फिर बिजनेसमैन को, कॉरपोरेट को टैक्स भी देना पड़ता है। तो जब टैक्स देना पड़ता है तो इनका प्रॉफिट जो होता है वो कम हो जाता है, प्रॉफिट, और इस टैक्स को ट्रांसफर कर देते हैं किसमें, प्रोडक्ट प्राइस में। जैसे लमसम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स और पर यूनिट टैक्स। यदि एंड्रयू फुल कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी को अगर हम समराइज करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस कॉस्टिंग मार्जिन, ठीक है। तो यहां पर एस्टिमेटेड एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, एवीसी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और यहाँ कॉस्टिंग मार्जिन करने का मतलब यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इन्होंने माना है कि एवीसी रिमाइन कांस्टेंट, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वेरिएबल कॉस्ट होता है वो स्थिर होता है, जैसे कि लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया। और एवीसी जो होता है, एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट जो होता है उसका इस तरह से होता है कि एक टाइम पीरियड आने के बाद ये क्या हो जाता है, हॉरिजॉन्टल होता है एबीसी, कि यहाँ तक फर्म यूटिलाइज कर रहा है और यहाँ के बाद ये मिनिमम पॉइंट पे आ जाता है। तो इसी को गुड कॉस्ट कंडीशन में बोलते हैं, गुड कॉस्ट कंडीशन, कि यहाँ पर फुल यूटिलाइज अपना फैक्ट्री का कैपेसिटी जो है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन। तो एवरेज डायरेक्ट कॉस्ट कर्व इज ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, और यही स्ट्रेट लाइन ही गुड पार्ट ऑफ कॉस्ट भी वो इसको बोलते हैं, गुड पार्ट ऑफ कॉस्ट। तो कॉस्टिंग मार्जिन कवर करता है एएफसी प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, कि प्राइस ऑफ प्रोडक्ट
सेम होता है, मतलब कि चेंज नहीं करता है। यदि इफ चेंज इन फैक्टर प्राइस, चेंज इन फैक्टर्स प्राइस, अगर फैक्टर प्राइस चेंज भी करता है तो तुरंत हमारा प्राइस नहीं चेंज होता है। लास्ट, द प्राइस फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ, द प्राइस फिक्स्ड ऑन द basis of फुल कॉस्ट, फुल कॉस्ट है ना, तो इसी को फुल कॉस्ट या फिर एवरेज कॉस्ट मेथड भी कहा जाता है। कि प्राइस जो डिटरमाइन होता है वो विद इन द फर्म होता है, विद इन द कंपनी होता है, अपने फुल कॉस्ट कवर, फुल कॉस्ट के आधार पे, या फिर उसका एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट जितना पड़ रहा है उसके आधार पे अपना प्राइस फिक्स करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन लोगों ने सीधा सीधी डिनाई किया था कि मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होता है, लेकिन इन लोग का जो थ्योरी है कि P इक्वल टू ABC प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ये हम लोग इसके द्वारा भी प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग देखते हैं MR इक्वल टू AR 1-1/ED होता है, MR इक्वल टू AR ED -1/ED, या फिर AR इक्वल टू MR ED/ED -1, या फिर हम लोग जानते हैं कि MR इक्वल टू MC होता है। तो AR इक्वल टू यहाँ पर MR के जगह पर MC हो जाएगा और ED/ED -1। तो हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि अगर TC इक्वल टू क्या होता है, AFC प्लस TVC, तो अगर हम इसको डेरिवेटिव करते हैं तो ये मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, ये जीरो होता है, ये MBC हो जाता है। तो यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू क्या हो गया, MBC। और लॉन्ग रन में हमारा क्या होता है, MBC इक्वल टू ABC। तो यहाँ पर AR इक्वल टू क्या हो जाएगा, ABC, और ED में यहाँ पर -1 और +1 जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा ED -1। अब AR इक्वल टू ABC प्लस ED -1/ED -1 प्लस 1/ED -1, इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, AR इक्वल टू ABC 1 + 1/ED -1। तो यहाँ पर AR को हम P भी लिख सकते हैं, P इक्वल टू ABC प्लस ABC इंटू 1/ED -1। ठीक है, तो यहाँ पर ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो गया और प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का ये हमारा मार्कअप हो गया, मार्कअप ऑफ प्रॉफिट, मार्कअप प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें तो आराम से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर मान के चलते हैं अगर ED हमारा 5 है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो इसको हमारा क्या हो जाएगा, P इक्वल टू ABC प्लस ABC 1/5 -1, या फिर P इक्वल टू ABC प्लस ABC इंटू 0.25। तो 0.25 हो गया, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रॉफिट मार्जिन होगा, प्रॉफिट मार्जिन वो ABC का 25% होगा। ठीक है, अगर हॉल एंड हीच एंड एंड्रयू दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो दोनों तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा अंतर क्या है कि हॉल एंड हीच ने
कॉस्ट कंडीशन को फिक्स मानता है, कॉस्ट कंडीशन, और प्रॉफिट मार्जिन को भी, प्रॉफिट मार्जिन। लेकिन एंड्रयू ने इसको थोड़ा फ्लेक्सिबल मानता है, फ्लेक्सिबल, क्योंकि ये चेंज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन है ना, कंपेटिटिव फर्म के रिएक्शन के आधार पे, और दूसरा मार्केट फोर्स के आधार पे भी ये थोड़ा चेंज किया जा सकता है। नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है वो डिमांड एंड कॉस्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग। इस मॉडल के आधार पे कि अगर हम प्राइस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, प्राइस डिटरमाइन करते हैं, तो इसमें हमको फुल इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ता है, फुल नॉलेज की जरूरत पड़ता है, ठीक है। जबकि मार्केट में क्या होता है, अनसर्टनिटी होता है, तो अनसर्टनिटी में हमारा फुल नॉलेज नहीं होता है। और अगर फर्म लॉन्ग रन तक एग्जिस्ट अगर करना चाहता है, तो इसको कॉस्ट, डिमांड एंड कॉस्ट के बारे में करीब नॉलेज होना चाहिए, डिमांड एंड कॉस्ट। तो फ्यूचर यहाँ पर क्या होता है, अनसर्टनिटी होता है, हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो इस थ्योरी के आधार पे बोला जाता है कि शॉर्ट रन कॉस्ट कंडीशन के आधार पे प्राइस डिटर्मिनेशन किया जाता है, ठीक है। और फर्म का एम जो होता है, एम क्या होता है फर्म का, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर अनसर्टनिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि अनसर्टन होता है। अनसर्टन क्यों होता है, क्योंकि कंज्यूमर का टेस्ट चेंज हो जाता है, टेस्ट। दूसरा कंपटीशन कि कौन फर्म कब एंट्री करेगा और क्या स्ट्रेटजी अपनाएगा। नेक्स्ट पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, प्रिडिक्शन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पास्ट का कंडीशन अलग होता है, सिचुएशन अलग होता है, उसमें कंज्यूमर का टेस्ट अलग होता है, कम्पिटेटिव अलग होता है, टेक्नोलॉजी अलग होता है। और फ्यूचर में जब हम आते हैं तो यहाँ पर सारा चीज टोटली डिफरेंट हो जाता है। तो यहाँ पर पास्ट में जो डिमांड एंड कॉस्ट उसके आधार पे हम फ्यूचर का डिमांड एंड कॉस्ट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज होता है, रैपिड टेक्नोलॉजी चेंज। और एक टेक्नोलॉजी, अगर नया टेक्नोलॉजी आता है तो पुराना टेक्नोलॉजी हमारा अनयूजेबल हो जाता है, उसका कोई भी यूज नहीं होता है, ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार प्राइस डिटर्मिनेशन ऐसे होता है ऑन द बेसिस ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट,
ठीक है। तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट के आधार पे प्राइस डिटर्मिनेशन होता है, और यहाँ पर जो शॉर्ट रन कॉस्ट कंडीशन जो लिया जाता है वो मॉडर्न कॉस्ट कंडीशन को फॉलो करता है। ट्रेडिशनल को इन लोगों ने डिनाई करता है कि हमारा यू सेव, ठीक है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ड्यू टू रिजर्व कैपेसिटी, ठीक है, जो मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी का जो कंडीशन है। तो इन लोगों ने यही चीज़ को रिलेवेंट मानता है कि हर फर्म का क्या होता है, रिजर्व कैपेसिटी होता है। तो जब तक रिजर्व कैपेसिटी हमारा यूज होता है तब तक फ्लैट स्टिच होता है मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टोटल एवरेज कॉस्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, फॉलिंग होता है। और कहाँ तक फॉल करेगा, जहाँ तक रिजर्व कैपेसिटी खत्म हो जाता है, एंड हो जाता है ना। तो फर्म इसी के आधार पे अपना प्राइस डिटर्मिनेशन करता है। और यहाँ पर प्राइस स्टिकी के कारण ये भी मानता है, इसी मॉडल के आधार पे माना जाता है कि नो पॉसिबल टू चेंज प्राइस, ठीक है। तो अगर शॉर्टकट में यहाँ पर बात करें, समरी करें एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थ्योरी को, तो यहाँ पर यही देख रहे हैं कि हमारा मार्जिनलिस्ट लॉ या मार्जिनल लॉ यहाँ पर काम नहीं करता है। मॉडर्न कॉस्ट थ्योरी अप्लाई करता है यहाँ पर कॉस्ट थ्योरी। और प्राइस MR इक्वल टू MC के आधार पे नहीं होता है, बल्कि P इक्वल टू ABC प्लस प्रॉफिट मार्जिन होता है। या फिर हॉल एंड हिच के अनुसार अगर हम करेंगे तो ABC इक्वल टू AFC प्लस प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। और इक्विलिब्रियम यहाँ पर MR इक्वल टू MC नहीं होता है। दूसरा कि प्राइस हमारा स्टिकी होता है, और फर्म का गोल क्या होता है, लॉन्ग रन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन।